A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. सो ये इसका सेट नंबर 15 है. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स की PDF मिल जाएंगी जिनको आप रिविजन पर्पज़ के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक साइंस NCERT के लेक्चर्स को देखना तो उसके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. इस सेट का पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में. तो पोटेशियम कार्बोनेट जो कि ये केमिकल कंपाउंड है उसके बारे में कुछ 2-3 प्रॉपर्टीज आपको दी गई हैं. आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी ठीक है या इसमें से सारी ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है. तो आपसे पोटेशियम कार्बोनेट के बारे में पूछा गया है. तो अगर आपने ये NCERT का क्वेश्चन है, क्लास 8, 9 और 10 में हमने इसको डिस्कस किया था. तो जिसने मेरी NCERT सीरीज देखी है तो वो जरूर सॉल्व कर पाएंगे इसको. तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पोटेशियम कार्बोनेट का, ये बिल्कुल ठीक केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है. K2CO3 होता है उसका केमिकल फॉर्मूला. ये व्हाइट इन कलर होता है. एकदम सही स्टेटमेंट है, ये NCERT का स्टेटमेंट है. एंड इट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ सोप, ये भी सही बात है. तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट इसके बारे में ठीक है. तो दिस इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी. पोटेशियम जो कार्बोनेट है वो जो क्या करता है, इज अ पोटेशियम सॉल्ट. अगर आप बात करते हैं, जब हमने केमिस्ट्री की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कुछ जो एलिमेंट हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो वो अपनी प्योर फॉर्म में आपको नहीं मिलेंगे नेचर में. वो हमेशा किसी और कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट्स के फॉर्मेशन बना लेंगे या कुछ ऑक्साइड्स बना लेंगे या कुछ इस तरीके की चीज़ें बना लेते हैं ताकि वो मोर स्टेबल कॉम्पोजिशन में आ पाए. फ्री उनका मिलना बहुत मुश्किल है. तो ये वाइट कलर का होता है, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, अल्कलाइन सॉल्यूशन बना देगा. इसको हम पोटैश भी कहते हैं या फिर हम इसको पर्ल ऐश भी कहते हैं. तो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट बात है, पर्ल ऐश या पोटैश भी कहा जाता है किसको, पोटेशियम कार्बोनेट को. राइट. इसका यूज कहाँ पे कर रहे हैं हम, फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं. आग बुझाने के भी काम आता है, सोप बनाने के भी काम आता है, ग्लास बनाने के भी काम आता है और वाटर को सॉफ्ट करने के भी काम आता है. तो दिस यू कैन रीड एंड लर्न फ्रॉम दिस स्लाइड. PDF से आप कर लीजिए. इसका ये पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला दिखाया गया है किस तरीके से बॉन्डिंग हो रही है. तो अगला सवाल जो है इस सेट का सवाल नंबर 2, इसमें आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड एलिमेंट. आर्टिफिशियली जो नेचर में नहीं बन रहा, आर्टिफिशियली हमने उसको बनाया है, वो कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट टाइम हमने किस एलिमेंट को बनाया था. तो ये नेपच्यूनियम है, यूबियोनियम है या टेक्नेशियम है या कोई भी नहीं है, इसमें से कोई अलग एलिमेंट है. तो ये आपसे पूछा जा रहा है. तो अगर आपने दीज आर सम फैक्ट्स, अब इसमें से कुछ फैक्ट्स तो आपको NCERT में मिल जाते हैं बट कुछ फैक्ट आपको NCERT से भी नहीं मिलते लेकिन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो ये एक ऐसा क्यूरियस सवाल है जिसमें आप NCERT में अगर पढ़ रहे होंगे तो उसमें बताया जाएगा कि बहुत सारे एलिमेंट नेचुरली अक्रिंग होते हैं बट जो टेबल है हमारी पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर कुछ मिसिंग एलिमेंट्स अगर हैं जो कि थे, जो हैं अभी भी, तो वो सारे एलिमेंट वो हैं जो हमें नेचर में मिल नहीं रहे, या तो हम अभी उनको ढूंढ नहीं पाए या फिर वो नेचर में फ्रीली अवेलेबल नहीं है लेकिन हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिफिशियली. तो आर्टिफिशियली हमने बहुत सारे एलिमेंट को प्रोड्यूस किया जिनका हम कैसे बताते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है, हम उसके एटॉमिक नंबर को देख के बताते हैं. अगर 1 प्रोटॉन है या आइसोटोप भी हो सकते हैं उसके, तो वो हाइड्रोजन है. 2 हैं तो क्या है, हीलियम है. 3 है तो लिथियम है एंड सो ऑन. हमें पता चलता है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलग क्यों है. तो सिमिलरली हमने टेक्नेशियम, इसका राइट आंसर है. टेक्नेशियम वो पहला एलिमेंट है जिसको हमने लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया. राइट. तो ये पहला एलिमेंट है, ऑप्शन सी. और कब हुआ ये डिस्कवर, ये डिस्कवर हुआ था, इस वॉज डिस्कवर इन 1937. किसने डिस्कवर किया था, C. पैरी एंड E.G. सैग्रे. आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, सैग्रे आई थिंक. ओके. तो इसका जो है 1937 में ये डिस्कवर किया गया था. एलिमेंट 43 टेक्नेशियम वाज प्रिडिक्टेड बाय मेंडेलेव ऑन द बेसिस ऑफ न्यूली क्रिएटेड पीरियोडिक टेबल. जो नई पीरियोडिक टेबल थी वही मैं बात कर रही हूँ, उसके अंदर कुछ मिसिंग गैप्स थे, जो वो गैप्स थे मिसिंग, तो उसके बारे में बताया गया कि ये वो एलिमेंट है जो नेचर में हमें नहीं मिल रहे लेकिन वो एलिमेंट हैं प्रेजेंट. अगर हम उनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करेंगे तो हम उनको बना सकते हैं. राइट. ये पीरियोडिक टेबल दी गई है, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में, इसमें मिसिंग एलिमेंट होते हैं. तो यू कैन, आई हैव टॉट यू पीरियोडिक टेबल इन वेरी मच डिटेल, बहुत डिटेल में हमने बात किया है. इसमें कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं कि टेक्नेशियम इज पोजीशन इन द सेंटर ऑफ द सेकंड रो, ट्रांजिशन बिटवीन मैग्नीशियम एंड रेहेनियम. तो मैग्नीशियम और रेहेनियम के बीच में ये पड़ा है.
तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये बात है मेटल ओर्स के बारे में पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ओर्स पेयर्स आर नॉट करेक्ट। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कौन से मेटल ओर्स का नाम दिया गया है, उसके एलिमेंट का नाम दिया गया है और मेटल ओर का नाम दिया गया, और उससे पूछा जा रहा है कौन कौन से करेक्टली मैच हैं। तो आप देखिए, आयरन मैग्नेटाइट, एल्यूमिनियम बॉक्साइट, गोल्ड कैल्विनाइट, कैल्शियम कार्नेलाइट। तो कौन सा है इसमें से? मैंने आपको जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तो मैंने आपको स्पेशली एक चार्ट बना के दिया है जिसमें मैंने कहा था कि सारे ओर्स, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी में ही नहीं, मैंने आपको क्वेश्चन के जो सेट्स पढ़ाती हूँ मैं, पिछले कुछ सेट पहले हमने एक और सवाल किया था उसमें भी मैंने आपको चार्ट दिया है जिसको मैंने कहा था कि आप इसको अच्छे से रट लें। तो एलिमेंट्स और उनके ओर्स के नाम आपको कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी का पार्ट है, उनको जरूर आपने रट लेना है। तो इसका जो आंसर है कैल्शियम, इसका बहुत ही आसान सवाल है। कैल्शियम जो है उसका जो ओर है वो कार्नालाइट नहीं होता है, उसके कैल्शियम के ओर्स के नाम है कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम एंड एनहाइड्राइट। ये कैल्शियम के ओर्स हैं। आयरन के ओर्स हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। गोल्ड के ओर्स कैल्वेराइट, सिल्वेनाइट एंड पेट्जाइट। एल्यूमिनियम के हेमेटाइट, ओके हेमेटाइट से भी मिलता है क्या? बॉक्साइट एंड डोलोमाइट, ये थोड़ा डाउट में है। बॉक्साइट एंड डोलोमाइट तो इसका प्योरली है। ओके, तो आपको इस सवाल का जो जवाब है ऑप्शन डी है इसका आंसर। कैल्शियम जो है उसके ओर्स का नाम है कैल्साइट, डोलोमाइट, जिप्सम एंड एनहाइड्राइट। और आयरन के ओर्स का नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। गोल्ड के ओर का नाम है कैल्वेराइट, सेल्वेनाइट एंड पेट्जाइट। एल्यूमिनियम के ओर का नाम है बॉक्साइट एंड डोलोमाइट। तो ये सारे के सारे कुछ ओर्स के नाम इसमें दिए गए हैं और बाकी का जो है पहले वाली आपकी पीडीएफ से आप लोग जरूर से लर्न कर लेना। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 4, इसमें आपसे पूछा गया कौन सी डिजीज जो है सेक्स लिंक डिजीजेज है। ओके, सेक्स लिंक डिजीजेज होती हैं जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन वाले क्रोमोसोम्स होते हैं। हमारे पास टोटल कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन बींग्स के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम है टोटल। तो 22 क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं और जो 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर इज द सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम कहते हैं। बायोलॉजी के चैप्टर्स में मैंने बहुत डिटेल में बताया था। तो अगर मेल है तो उसका जो सेक्स क्रोमोसोम होगा XY होगा, फीमेल होती है तो उसका सेक्स क्रोमोसोम XX होता है। ठीक है, दोनों एक एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम का पेयर है, दोनों क्रोमोसोम XX होते हैं। मेल के केस में एक X होता है और एक Y होता है। तो अब ये आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द सेक्स लिंक्ड डिजीजेस, इसमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो इस क्रोमोसोम के ऊपर से डिपेंड करती है, सेक्स लिंक डिजीज है। तो ल्यूकीमिया है, ल्यूकीमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर, तो ये क्या सेक्स लिंक डिजीज है? नो। अल्जाइमर जिसमें मेमोरी लॉस हो जाता है, पेशेंट भूल जाएगा सब कुछ, क्या ये सेक्स लिंक डिजीज है? नहीं। मैलिग्नेंसी मतलब अगेन ट्यूमर, क्या कैंसर सेक्स लिंक डिजीज है? नो। ये तीनों तो हम जानते हैं, तो इजीली आप इसका गेस कर सकते थे कलर ब्लाइंडनेस जो है सेक्स लिंक डिजीज है। अब सेक्स लिंक डिजीजेस ट्रांसमिट कैसे होती हैं हम ये बात कर लेते हैं। तो एक्स लिंक इनहेरिटेंस मीन्स दैट द जीन कॉजिंग द ट्रेट और द डिसऑर्डर इज लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। अब मैंने आपको ये बात बताई है, अगर आप इसको देखते हैं इसमें आपको दिखाया गया है कुछ जो डिजीजेज होंगी, मैंने आपको बताया वो सेक्स रिलेटेड जो क्रोमोसोम है उनके साथ एसोसिएटेड होती है। तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए, मेल और फीमेल की बात मैं आपको बता रही हूँ। मेल के केस में XY और फीमेल के केस में XX क्रोमोसोम है। तो जब फर्टिलाइजेशन हो रही है तो क्या चांसेस होंगी? मैंने आपको बताया था हैप्लॉइड सेल डेवलप हो जाते हैं, वो सेल जिसके अंदर सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ गया, तो वो क्या होगा? या तो ये X इस X के साथ कंबाइन होगा तो XX बन गया, या ये X जो है इस X के साथ कंबाइन होगा तो XX बन गया। दूसरा केस क्या हो सकता है? ये वाला Y जो है ये इस X के साथ कंबाइन होगा, XY बन गया, और ये वाला Y जो है ये इस वाले X के साथ कंबाइन होगा, XY बन गया। तो 50% चांसेस होते हैं, XX का मतलब फीमेल, XY का मतलब मेल, तो 50% चांसेस हैं किसी बच्चे के, मतलब जो बच्चा फीटस में बन रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, 50% चांस है कि वो एक मेल फीमेल हो, लड़की हो, 50% चांस है कि वो एक लड़का हो। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, अगर कभी भी फर्टिलाइजेशन होती है तो नेचर ने, भगवान ने दोनों को 50-50% का चांस दिया है, कोई डिस्क्रिमिनेशन करके नहीं भेजा। चांसेस हैं 50% की लड़की हो सकती है, चांसेस हैं 50% की लड़का हो सकता है। सबसे पहली बात ये करेक्ट। अब मान लीजिए अब ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी डिजीज है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस की बात हो रही है, तो कोई ऐसी डिजीज है मान लीजिए वो इस क्रोमोसोम के ऊपर है,
इस वाले के ऊपर। तो देखिए X और X कंबाइन हुआ तो ये वाला हो गया, X और X कंबाइन हुआ तो ये एकदम, X और ये वाला X कंबाइन हुआ तो ये हुआ, X और Y कंबाइन होता है तो XY, ये वाला डिजीज वाला है, ठीक है, इसके साथ कंबाइन होता है। तो मतलब क्या है, 50% जो मेल है उसके अंदर चांसेस है कि वो जो है वो बीमारी को एग्जिबिट कर पाएगा, और 50% जो फीमेल है उसके अंदर चांसेस हैं कि वो बीमारी को एग्जिबिट करेंगी। तो दोनों के अंदर 50-50% चांसेस होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है, डॉटर हु कैरीज बट डज नॉट एक्सप्रेस ट्रेट XX, जिसके अंदर ये प्रॉब्लमेटिक रिसेसिव ट्रेट आ गया। डॉटर एंड सन हु डू नॉट कैरी द जीन नॉर एक्सप्रेस द ट्रेट, बिल्कुल ठीक है, वो ये इतने हैं। सन हु हैज द जीन एंड एक्सप्रेस द ट्रेट और कंडीशन, ये ओके, हो सकता है ये एक्सप्रेस ना करे, ये बिल्कुल करेक्ट हो। और ये जो फीमेल के केस में अगर वो रिसेसिव करेक्टर आता है तो वो जरूरी नहीं है उसको एग्जिबिट करे, जब तक दोनों नहीं आएंगे तब तक वो एग्जिबिट नहीं करेगी, दोनों रिफेक्टिव जीन्स नहीं आएंगे। तो इस केस में क्या बात हो रही है कि चांसेस होते हैं कि फीमेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर हो। अब इस टॉपिक को पूरे इधर ही समझाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मुझे इसके लिए फुल फ्लेजेड क्लास चाहिए, पूरा हाफ एन आवर से 40 मिनट्स का। जब मैंने अपनी क्लास में पढ़ाया था, बायोलॉजी वाली क्लास में जेनेटिक्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। तो इतना भी जान लीजिए, सेक्स लिंक डिजीजेज होती हैं वो कलर ब्लाइंडनेस उसमें से होती है, राइट। कलर ब्लाइंडनेस में होता क्या है, रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिफ्रेंसिएशन हमको पता नहीं चलता कि लाल कौन सा है। रेड कलर जो है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस मीन्स दैट अ पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश शेड ऑफ रेड एंड ग्रीन बट देयर एबिलिटी टू सी इज नॉर्मल। बाकी सब चीज़ें उनको ठीक दिखाई देंगे, बस उनको कलर का प्रॉब्लम हो जाएगा। रेड कलर कौन सा है, ग्रीन कलर कौन सा है, उनको समझ में नहीं आएगा, तो ये उनको प्रॉब्लम होता है। तो क्या होता है, दीज आर नो सीरियस कॉम्प्लिकेशन, हाउएवर दोज अफेक्टेड मे नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सर्टन ऑक्यूपेशन, नहीं दिए जाएंगे उनको। आर्म फोर्सेज में मेल्स आर अफेक्टेड मोर देन फीमेल्स बिकॉज द जीन इज लोकेटेड एट एक्स क्रोमोसोम। यही जो हमने बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो जीन होता है कलर ब्लाइंडनेस वाला वो एक्स क्रोमोसोम पर होता है। तो मेल में जब भी वो एक्स क्रोमोसोम आएगा तो वो एग्जिबिट हो जाता है। फीमेल में क्योंकि दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जरूरी है एक एक्स पर आए और दूसरा एक्स ठीक हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर होगा। जब तक दोनों एक्स पे नहीं आएगा, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट होगी, तभी जाके फीमेल्स जो होती हैं वो कलर ब्लाइंड होती हैं। इसीलिए मेल्स ज़्यादा कलर ब्लाइंड होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स। तो फीमेल्स को ज़्यादा अच्छे से कलर्स दिखाई देते हैं इन केस ऑफ मेल्स। जब कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन आ जाएगा तब उनको नहीं दिखाई देता। ब्लू कलर इसलिए ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। वन ऑफ द ओनर ऑफ द सोशल मीडिया हैंडल, जिसने सारी सोशल मीडिया को ब्लू करके रखा है, बिकॉज ही इज कलर ब्लाइंड विदाउट नेमिंग, ओके, यू नो दैट। सवाल नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, विथ व्हाट इज अ बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड्स कॉल्ड। आपसे पूछा जा रहा है, अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपसे ये पूछा जा रहा है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं, जो प्रोटीन जिससे मिलके बनता है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड होता है, एसिडिक बॉन्ड होता है, पेप्टाइड होता है, क्या हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो देखिए, जब हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री की क्लास में 11-12 में, तब हमने देखा था इसके बीच में होता था पेप्टाइड बॉन्ड, ओके। आप इसके लिए एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं जब भी केमिकल, जो अलग अलग तरीके के एलिमेंट हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो प्रोटीन की जो यूनिट होती है उसको हम अमाइनो एसिड कहते हैं। हम टोटल 20 अमाइनो एसिड्स हैं। कार्बन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम होता है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। तो जो बेस्ड ऑन द वेरिएबल ग्रुप अमाइनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, नॉन पोलर, पोलर, नेगेटिवली चार्ज, ये सब होता है। तो आप अगर इसको देखेंगे अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर को, तो अ पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है इज यूजुअली अ कोवलेंट बॉन्ड। तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया जाता है। अगर आप इस वाले सवाल के अंदर देखेंगे तो वो क्या है, एक पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है। तो कोवलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया था, आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बनते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, एक कोवलेंट बॉन्ड का टाइप है, जो कि किस में पाया जाएगा, ये CONH जो बॉन्ड बनेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और NH ग्रुप जो मिलेगा आपस में, तब ये बॉन्ड बनेगा। देखिए CO, ये NH, तो जहां पे ये मिलेगा वहां पे ये पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ओके। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, अमीनो एसिड की बात हो रही है, इसलिए आपको जानना जरूरी था। तो सेट क्वेश्चन 6 जो है इस सेट का, उसमें आपसे पूछा जा रहा है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो धागे की तरह स्ट्रक्चर है, विच इज अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं। तो सेल डिविजन वाला जब चैप्टर हम पढ़ रहे थे तो हम जानते हैं उसको
ओके, ये बहुत टेक्निकल टर्म को इसके बीच में से उठाया गया है कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे जब सेल डिवीजन हो रही है तो हम उसे क्या कहते हैं, एस्टर्स कहते हैं, सेंट्रियोल्स कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, या स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं। अगर आपने मेरी बायो की क्लासेस अटेंड की हैं तो आप इसको आसानी से बता देंगे कि ये क्वेश्चन क्या है। बिल्कुल ही आसान सा सवाल है ये। स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। तो आप इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट में देख सकते हैं कि जब सेल डिवीजन हो रही है उस टाइम पे स्पिंडल फाइबर्स जो है आर द फिलामेंट दैट आर फॉर्म द माइटोटिक स्पिंडल इन द सेल डिवीजन। माइटोसिस और मियोसिस जब हो रहा है तो दे आर इन्वॉल्व इन मूविंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। सिर्फ क्रोमोसोम नहीं होते हैं, जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो ये क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर के रूप में बन जाते हैं। तो आपको ये कंफ्यूज कर सकता है ये सवाल, आप इसका आंसर क्रोमोसोम टिक कर सकते हैं बट वो क्रोमोसोम नहीं आएगा, इसका आंसर आएगा स्पिंडल फाइबर्स। ओके, तो अगेन ये एनसीईआरटी से सवाल लिया गया है। 7th क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो ये प्लेन मिरर वाला क्वेश्चन है। मिरर वाले चैप्टर को जब हम पढ़ रहे थे क्लास 8 में तो उस टाइम पे मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था। मिरर है, प्लेन मिरर की बात हो रही है, तो आसान सवाल है एनसीईआरटी का। प्लेन मिरर के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें आप रोज अपनी शक्ल देखते हैं सुबह सुबह। तो क्या है, ये वर्चुअल इमेज होगी। बिल्कुल ठीक, वर्चुअल होती है वो इमेज, रियल इमेज नहीं होती है। जो डिस्टेंस होगा मिरर का और इमेज का वो सेम होगा जो बाहर में आपका डिस्टेंस है। इमेज जो होगी लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट होगा, आप इमेज का लेफ्ट आपका राइट होगा। इस तरीके से वो उल्टा हो जाती है, राइट। तो क्या स्टेटमेंट, इन तीनों स्टेटमेंट दी गई हैं, तीनों एनसीईआरटी में हमने पढ़ी थी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी। चीफ करेक्टर्स जो होते हैं, एक इमेज जो कि मिरर के अंदर फॉर्म होती है, प्लेन मिरर के अंदर, तो उसके यही करेक्टर्स होते हैं। इमेज सीधी होती है, उसका साइज सेम होता है, उसका डिस्टेंस सेम होता है और वो लेटरली इन्वर्टेड होती है। ठीक है, आसान सवाल। सवाल नंबर 8 जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें आपसे पूछा जा रहा है, द पुलिंग सेंसेशन व्हेन वी स्टैंड नियर द रनिंग ट्रेन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जब हम तेज ट्रेन चल रही है और अगर हम उसके पास खड़े हुए हैं तो क्या होगा, आपको जैसे तेजी से जाएगी ट्रेन तो वो एक तेजी से जो अपनी सारी हवा है वो उसको खींच ले जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्रैग फील होगा, आपको खिंचाव महसूस होगा जब आप ट्रेन के नज़दीक अगर होंगे। तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं ये आपसे पूछा गया है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है तो बिल्कुल नहीं होगा, वो तो आपको पता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, बर्नौलीज लॉ है, या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, ये आपसे पूछा गया है। तो अब ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। इससे आपको ये पता चलता है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो अगर किसी एक प्रिंसिपल का नाम आ रहा है, फॉर एग्जांपल न्यूटन का फर्स्ट लॉ, आर्किमिडीज का सिद्धांत या पाइथागोरस थ्योरम, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ है, किसने ये दी थी। तो आपसे इस तरीके का सवाल भी पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब जो है बर्नौलीज थ्योरम है। तो ये क्या कहता है, ये यही कहता है कि जब हम किसी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के पास खड़े होते हैं, मूविंग ट्रेन के पास, तो रीजन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ बर्नौलीज लॉ। तो जब एक ट्रेन इज स्टेशनरी जब होती है तो प्रेशर एट द पॉइंट से, मतलब ये यही है, देखिए यहाँ पे ये पूरा हवा होगी, ट्रेन अगर तेजी से निकलेगी तो ये सारी हवा को अपने साथ ड्रैग करके ले जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही ड्रैग कर लेगी सारी हवा को, खींच लिया उसने सारी हवा को, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया। और मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, जब भी लो प्रेशर क्रिएट होगा तो रिलेटिवली जो हाई प्रेशर वाले जोन है उससे हवा चलेगी लो प्रेशर की तरफ, उस गैप को फिल करने के लिए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वो हवा जाएगी। तो जब ये हवा जाएगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो आपको खिंचाव महसूस होगा। आप खिंचा हुआ, यहाँ पे आप खड़े थे, हवा यहाँ से एकदम ऐसे जाएगी तो आपको खिंचाव यहाँ पे महसूस होगा। तो एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है आप पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे, द इंक्रीज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन डिप्लीट्स द प्रेशर एट द पॉइंट इन द एरिया क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ट्रेन। नाउ द प्रेशर एट दीज पॉइंट्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब the points at an area further away from the train are at the same atmospheric pressure। ट्रेन यहाँ से निकली, यहाँ पे तो सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पे लो हो गया तो यहाँ से यहाँ जाएगी हवा, उसके साथ साथ आपको पुल फील होता है। तो दिस इज बर्नौलीज लॉ। सवाल नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, द स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीजेज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। तो देखिए लाइट और जो साउंड है उनके बारे में हमने डिफरेंस देखा था। जो लाइट है वो विदाउट एनी मीडियम भी ट्रेवल कर सकती है, बट साउंड के केस में ये नहीं है। तो जो टेम्परेचर और मॉइस्चर जैसे जैसे चेंज होता है एनवायरनमेंट का, जो साउंड की स्पीड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है एज कंपेयर टू दैट। तो ये दोनों ही बातें एकदम सही हैं, राइट।
The speed of the sound increases when there is an increase in temperature as well as moisture. Speed of the sound increase by 0.61 meter as per second for each increase in temperature. तो ये आप जान लीजिए क्यों ऐसा होता है, ये हमने चैप्टर साउंड में पढ़ा था। लाइफाई जो होता है, लाइफाई मतलब लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी लाइफाई, ये क्या है? फास्ट एंड चीप ऑप्टिकल वर्जन ऑफ वाईफाई है। इट इज बेस्ड ऑन एलईडी फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड वर्क्स इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। ये 3 बातें पूछी गई हैं किसके बारे में? लाइफाई के बारे में। तो अब लाइफाई के बारे में अगर जानेंगे, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। लाइफाई जो है, लाइट फिडेलिटी, ये टेक्नोलॉजी है दैट यूजेस लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी को जिसमें यूज किया जाता है। एंड किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? एलईडी की जो रेडिएशन है उसके थ्रू हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं। इट वॉज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड एट 2011 में, 2011 में जर्मन फिजिसिस्ट हेराल्ड हास ने इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। एलईडी लाइट हम इसमें यूज करते हैं, विजिबल लाइट का यूज करते हैं टू ट्रांसमिट डेटा। द टेक्नोलॉजी प्रॉमिसेस टू ट्रांसमिट डेटा एट टेराबाइट्स पर सेकेंड। इतना फास्ट जो है वो जो है ट्रांसमिट करता है डेटा को 100 टाइम्स फास्टर देन वाईफाई। तो ये तीनों इमेजेस, वो तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सो इस वाली स्लाइड से आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू। दिस वाज अ सेट नंबर क्या था? 15 था शायद। तो इसमें आपने देखा और आपने बहुत सारे सवालों को इसमें सॉल्व किया। आई होप आपको ये सवाल पसंद आए होंगे और आपको इससे बहुत सारी लर्निंग होगी। सो थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।